नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुमन श्री एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश। आज का जो टॉपिक है वो इसी पर आधारित है और जानेंगे कौन कौन से उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश हैं, उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया उसके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। यहाँ हम बात करने वाले हैं 8 से लेकर के 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश जिन्होंने शासन किया उनके बारे में। और इससे पहले हमने 8 से लेकर के 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ा था। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश जिन्होंने 8 से लेकर के 12वीं शताब्दी तक जो है शासन किया उनके बारे में, जिसमें है गुर्जर प्रतिहार वंश है, चौहान वंश, गहड़वाल वंश और गुहिल वंश। ठीक इसी समय दक्षिण भारत की हम बात करें तो उस समय दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में जैसे कि चोल है, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूटों के बारे में भी हमने पढ़ा था। और आज के इस टॉपिक में हम उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों को पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या विशेषताएं उनके बारे में हम देखेंगे, उनके संस्थापकों के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा था दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों ने कब से लेकर के कब तक शासन किया था, तो 8 से लेकर के 12वीं शताब्दी तक। ठीक इसी तरह से उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश जिन्होंने 8 से लेकर के 12वीं शताब्दी तक जो है उत्तर भारत में शासन किया है, उनमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। हर्ष की मृत्यु के बाद में जब उत्तरी भारत की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी और उसे पुनः स्थापित करने में इस वंश ने सफल प्रयत्न किए थे। इन्होंने उत्तरी भारत के अधिकांश भागों को अपने अधीन रखा और लंबे समय तक सिंध प्रदेश से आगे बढ़ती मुस्लिम शक्ति को रोक के रखा और भारत में इनका विस्तार नहीं होने दिया। अब हम बात करें तो इनके जो है संस्थापक की कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, तो वो है नागभट्ट प्रथम। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो है नागभट्ट फर्स्ट कह लीजिए या नागभट्ट प्रथम। और इसमें अन्य जो शासक हुए हैं जैसे नागभट्ट प्रथम के बाद में वत्सराज हुए हैं, नागभट्ट द्वितीय है, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महीपाल भी हुए हैं। और अगर विशेष रूप से अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक है वो है हरिश्चंद्र। तो इस बात को आप जरूर नोटेट करें कि राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो है हरिश्चंद्र। और गुर्जर प्रतिहार वंश का अगर संस्थापक की बात करें तो वो है नागभट्ट फर्स्ट। इस वंश का सबसे शक्तिशाली अगर शासक की बात करते हैं तो वो है मिहिर भोज, जिन्होंने 50 वर्ष तक शासन किया है। विदेशी शक्तियों को सिंध से आगे बढ़ने नहीं दिया और उत्तर भारत में इनका जो विस्तार था वो भी नहीं होने दिया। गुर्जर प्रतिहार के जो शासक हैं वो साहित्य और कला प्रेमी हैं और इनके शासनकाल में भारत ने सांस्कृतिक उन्नति भी की है। नेणसी, आप जानते हैं मुहूर्त नेणसी, इन्होंने प्रतिहारों की कुल 26 शाखाओं का उल्लेख भी किया है। तो इससे भी आप नोट करें क्योंकि अक्सर जो एग्जाम में जो प्रश्न है वो इनसे बनते हैं कि मुहूर्त नेणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है, तो वो है 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। आप नोटेट करते चलें। इसी तरह से राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो हरिश्चंद्र है। अगर गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो वो है मिहिर भोज। और गुर्जर प्रतिहार वंश का अगर संस्थापक की बात करेंगे तो वो है नागभट्ट प्रथम। तो इस तरह से आप गुर्जर प्रतिहार जो वंश है वो इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने उत्तर भारत में 8 से लेकर के 12वीं शताब्दी तक शासन किया है। साथ ही साथ विदेशी जो शक्तियां थीं उनको आगे उत्तर भारत की ओर बढ़ने नहीं दिया। तो ये इसके बारे में जानकारी है, क्योंकि देखिए इतना ही है क्योंकि हम 7th क्लास के हिसाब से जो है इनको पढ़ रहे हैं। तो इसमें जितना था उतना मैंने बताया। साथ ही साथ कुछ अन्य जो जानकारियाँ जो जिनसे कि अक्सर जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं चौहान वंश। इनका आदि जो पुरुष है या मूल पुरुष कह लीजिए वो है वासुदेव चौहान। मूल स्थान यानी कहाँ कहाँ पर इनका जो क्षेत्र था वो फैला था वो है सपादलक्ष यानी सांभर। और इनकी जो राजधानी है वो रही है अही छत्रपुर यानी वर्तमान नागौर। किसी भी वंश को जब हम पढ़ते हैं तो उसके आदि पुरुष यानी कि संस्थापक की बात होती है, साथ ही साथ उनका क्षेत्र और उनकी राजधानी। तो ये इंपॉर्टेंट इससे संबंधित जो प्रश्न है वो नॉर्मली जो बनते हैं जब हम किसी वंश के बारे में बात करते हैं। चौहान वंश राजस्थान में किसी एक जगह पर नहीं था, अलग अलग जगहों पर भी चौहान वंश की स्थापना हुई है, जैसे कि रणथंभौर के चौहान। इस चौहान वंश का जो संस्थापक थे, रणथंभौर के जो चौहान वंश के संस्थापक है वो है गोविंदराज। इसी तरह से इसका जो राज्य रहा है
चौहान वंश का, वो अजमेर और सांभर के भूभाग पर फैला है। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा है वो है विग्रहराज। शाकंभरी के चौहान शासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध जो शासक रहे हैं वो है पृथ्वीराज तृतीय। देखिए यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि उस समय जो शाकंभरी के चौहान शासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय जो शासक रहा है वो कौन सा है, पृथ्वीराज द्वितीय है, तृतीय है, प्रथम है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर नोटेट कर रहे हो तो नोट ज़रूर आप साथ में करते चले जाएं कि चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक, लोकप्रिय जो शासक रहा है वो पृथ्वीराज तृतीय रहा है। 11 वर्ष की आयु में ये शासक बनेंगे। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान यानी तृतीय का जो है चंदेल शासक परमाल को ही हराएंगे और साम्राज्य का विस्तार करेंगे। महोबा के प्रसिद्ध वीर सेना नायक आला और उदल जो थे इस युद्ध में लड़ते हुए मारे भी जाएंगे। चौहान वंश का सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली जो शासक है वो है पृथ्वीराज तृतीय। 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है मोहम्मद गौरी के साथ, जिसमें ये उनको हरा देगा। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में ये मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज तृतीय जो है हार जाएंगे। इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है ये बनता है कि जो तराइन का युद्ध है वो किस किस के बीच होता है, क्या उसमें पृथ्वीराज द्वितीय ने भाग लिया था या पृथ्वीराज प्रथम ने भाग लिया था। इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये कन्फ्यूज़न वाले होते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय था, प्रथम था, द्वितीय था। तो आप याद रखें तराइन का जो पहला युद्ध होता है मोहम्मद गौरी के साथ, और तराइन के द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी के साथ ही होता है पृथ्वीराज तृतीय का। लेकिन पहले युद्ध में ये उस मोहम्मद गौरी को हराएंगे, लेकिन तराइन का जब द्वितीय युद्ध होगा 1192 का, उसमें ये उससे हार जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ऐसे जो प्रश्न हैं वो कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। तो आप याद रखें कि चौहान वंश में पृथ्वीराज तृतीय है जिसका मोहम्मद गौरी के साथ में युद्ध होता है, और पहले युद्ध में वो मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं, लेकिन दूसरे युद्ध में वो खुद मोहम्मद गौरी से हार भी जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोटेट अगर कर रहे हैं तो करते चले जाएं ताकि आपको सारी जो जानकारी है वो एक ही जगह पर मिल जाए। तीसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं गैहडवाल वंश, यानी जिन्होंने 8 से लेकर के 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में शासन किया। तीसरे नंबर पर जिन्हें काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता है, यानी गैहडवाल शासकों को काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो ज़रूर इस बात को भी नोट कर लें, क्योंकि अक्सर जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं कि किन वंश के जो शासक हैं उन्हें काशी नरेश के रूप में जाना जाता है, तो वो है गैहडवाल नरेश। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी हम वंश पढ़ते हैं उनके संस्थापक कौन है और उनका जो क्षेत्र है, उनकी राजधानी कौन सी रही है, उनका अगर किसी अन्य से युद्ध होता है तो वो युद्ध इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर उनके दरबार में कोई कवि है, कोई रहता है, कोई साहित्य की रचना होती है तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। कुछ प्रश्न हैं जो बनते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर गैहडवाल वंश का जो संस्थापक है उनके बारे में मैं बता रही हूँ कि चंद्रदेव, यानी गैहडवाल वंश का जो संस्थापक है वो है चंद्रदेव, और चंद्रदेव ने उपाधि जो धारण करी है वो है महाराजा धीराज। चंद्रदेव ने प्रतिहारों को हराया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। चंद्रदेव ने क्या किया, प्रतिहारों को हराया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और गैहडवाल वंश का जो अंतिम शासक है वो है जयचंद। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अभी हमने पढ़ा चौहान वंश में पृथ्वीराज तृतीय, उन्होंने कन्नौज के गैहडवाल जो शासक हैं जयचंद, उनको हराएंगे और उनकी पुत्री सयोग्यता से ये विवाह भी करेंगे। गौरवंश का शासक मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर आक्रमण कर लिया और कन्नौज पर अधिकार करके गैहडवाल वंश की जो सत्ता थी उसको समाप्त कर दिया। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए अभी जब हमने चौहान वंश पढ़ा था उसमें भी मोहम्मद गौरी की बात हुई थी कि इनका जो है पृथ्वीराज तृतीय के साथ में तराइन का युद्ध होता है, पहला और दूसरा। इसी तरह से जो शासक हैं गौरवंश के, यानी कि मोहम्मद जो गौरी हैं, वो युद्ध करते हैं किससे, जयचंद से। जयचंद कौन, जो कन्नौज के गैहडवाल वंश का जो शासक है जयचंद, इनका इनसे युद्ध होगा। कौन सा, चंदावर का युद्ध होगा जो 1193-94 का है। यानी कि गौरवंश का शासक मोहम्मद गौरी और जयचंद, इनका आपस में चंदावर का युद्ध होता है 1193 और 94 में। और इस युद्ध के बाद में जो गौरी है वो कन्नौज पर अधिकार कर लेगा और गैहडवाल वंश की जो सत्ता है उसे समाप्त कर देगा।
आप नोट कर लें कि इम्पोर्टेंट जो युद्ध है वो चंदावर का युद्ध है, 1193-94 का है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में होता है। और इसी के साथ इस युद्ध के बाद में गहडवाल वंश की जो सत्ता है वो उखड़ जाती है, समाप्त हो जाती है, कन्नौज पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये भी याद करें कि जयचंद के दरबार में संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि था श्रीहर्ष। श्रीहर्ष नाम का एक प्रसिद्ध संस्कृत का कवि रहता है जिन्होंने नैषद चरित्र लिखा है, तो ये इसके दरबार में था। अगर जयचंद के दरबार में एक संस्कृत कवि है, उनका नाम क्या है? श्रीहर्ष। ये भी आप नोट करके रखें, इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, क्योंकि देखिए हम 7th क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ जो जानकारियां हैं वो साथ में मैं देती हुई जा रही हूँ ताकि आप नोट कर लें इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। और 7th क्लास की बुक में इतना नहीं है, तो था जितना मैंने आपको बता दिया, और कुछ जो और जानकारी है जिससे कि अक्सर एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं उनको भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे गुहिल वंश। गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, इसमें कौन सबसे ज़्यादा जो है प्रतिभाशाली जो शासक है उसके बारे में बात करेंगे, और इसमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो शासक हुए उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि इस वंश का प्रथम शासक जो है वो है श्री गुहिल। नैणसी और कर्नल टोड ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। जैसा कि मैंने बताया कि मुर्नोत नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, तो साथ ही साथ आप ये भी देख लें कि नैणसी ने और कर्नल टोड ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। अब मेवाड़ के इस शक्तिशाली राजवंश का जो पराक्रमी शासक है वो है बप्पा रावल। आप नोट करें कि मेवाड़ के इस शक्तिशाली राजवंश का जो पराक्रमी जो शासक है वो कौन है? वो है बप्पा रावल। बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण करी, और इसीलिए गुहिल वंश के शासक जो हैं वो स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न इन जो है पंक्तियों से बनते हैं, जैसे कि बप्पा रावल ने उपाधि धारण करी, कौन सी? हिंदुआ सूरज की। और गुहिल वंश के जो शासक हैं वो स्वयं को कहते थे, क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज। तो इस तरह से इसके जो प्रश्न है वो बनेंगे। साथ ही साथ बप्पा रावल ने नागबड़ प्रथम और आदि शासकों का एक संघ बनाया और सिंध को अरब आक्रमणकारियों से मुक्त भी किया, अनेक क्षेत्रों को जीत करके अपना वहां पर प्रभाव स्थापित किया, और आगे चल करके यही वंश जो था वो सिसोदिया वंश कहलाया। बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया, और गुहिल वंश के अगर कुल देवताओं की हम बात करें तो वो है एकलिंग जी। बप्पा रावल के द्वारा ही कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया गया, उसका निर्माण करवाया गया, जिसे लकुलिश मंदिर भी कहते हैं। आप नोट कर लें इस चीज़ को कि बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। साथ ही साथ गुहिल वंश के जो कुल देवता हैं वो एकलिंग जी हैं। बप्पा रावल ने के द्वारा ही कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, उसका निर्माण करवाया, जिसे कहते हैं लकुलिश मंदिर। बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण कर ली, और इसीलिए गुहिल वंश के शासक जो हैं वो स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते हैं। इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो इनसे बन सकते हैं। देखिए दोनों ही जो बात कही गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बप्पा रावल ने उपाधि धारण करी थी किसकी? हिंदुआ सूरज की। और गुहिल वंश के शासक जो हैं वो स्वयं को कहते थे क्या? हिंदुआ सूरज। तो इनसे जो प्रश्न है वो बनेंगे। इसी तरह से बप्पा रावल ने नागबड़ प्रथम और आदि शासकों का भी संघ बनाया, और सिंध को अरब आक्रमणकारियों से मुक्त किया, और इन क्षेत्रों को जीत करके अपना जो प्रभाव है वो स्थापित किया। आगे चल करके यही वंश जो था वो सिसोदिया वंश कहलाएगा। अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये भी याद रखें कि बप्पा रावल ने जो है नागदा को अपनी राजधानी बनाया था, और बप्पा रावल के द्वारा ही कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, जिसे लकुलिश मंदिर भी कहते हैं, उनका निर्माण करवाया था। आप नोट करें बप्पा रावल ने जो राजधानी बनाई थी वो नागदा थी। साथ ही साथ बप्पा रावल के द्वारा कैलाशपुरी में एकलिंग जी का जो मंदिर है या लकुलिश जी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। साथ ही साथ गुहिल वंश के जो कुल देवता हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके जो कुल देवता हैं वो कौन थे, तो वो है एकलिंग जी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है।
आप इसे ज़रूर नोट करें, क्योंकि 7th क्लास की जो बुक्स में जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह के जो जानकारी है वो उसके अंदर नहीं है, एक एक्स्ट्रा जानकारी है आपके लिए। और क्योंकि अक्सर जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न है वो इनसे भी पूछे जाते हैं, जैसे कि इनकी राजधानी क्या थी, इनके कुल देवता कौन थे, या मान लीजिए इनके जो कुल देवताओं का जो मंदिर है उसको किस नाम से जाना जाता है, इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था। अब आगे हम बात करें तो गुहिल वंश में और कौन कौन से प्रतापी जो शासक हुए हैं उनके बारे में, जैसे कि राणा हमीर है, क्षेत्र सिंह है, मोकल है, कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप है, राज सिंह है। ये आदि जो प्रतापी शासक जो हुए हैं वो गुहिल वंश के ही हैं, और भारतीय इतिहास में पराक्रमी और बाह्य आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए भी गुहिल वंश जाना जाता है। इस वंश के साथ साथ उत्तर भारत में चंदेल वंश भी हुआ, और महोबा के चंदेल वंश के जो प्रसिद्ध वीर जो सेना नायक हैं वो हैं आला और उदल। परमार वंश का प्रमुख प्रतापी जो शासक है वो है राजा भोज। अब हम बात करें सोलंकी वंश यानी गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश, और इसका जो संस्थापक है वो है मूलराज प्रथम। अगर आप नोट कर रहे हैं तो ज़रूर नोट करें कि गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश का जो संस्थापक है वो मूलराज प्रथम है, और इनकी जो राजधानी रही है वो है अनहिलवाड़ा। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश का सर्वाधिक जो शक्तिशाली शासक है वो है भीम प्रथम या भीम फर्स्ट। भीम प्रथम के समय में ही 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, यानी उसको लूटा, उसको तहस नहस कर दिया। तो आप याद जरूर करें कि किस वंश के शासक के समय में जो है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो वो है भीम प्रथम। ये इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहा है। भीम प्रथम है उसी ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया था। आगे भीम प्रथम का जो सामंत रहे हैं विमल, वो आबू में दिलवाड़ा अथवा देलवाड़ा का जो प्रसिद्ध मंदिर है उस मंदिर को वो बनवाएंगे, तो ये भी आप नोट कर लें। अब हम बात करते हैं पाल वंश। पाल वंश के काल में ही विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना होती है। 8वीं सदी में पाल वंश का जो शासक है धर्मपाल, वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया आपको, जैसे कि गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की हमने बात करी, जैसे कि उसका संस्थापक यानी मूलराज प्रथम, क्योंकि अक्सर जो ये प्रश्न है वो बनते हैं। देखिए 7th क्लास के बुक्स से हम पढ़ रहे हैं तो उसमें इतनी जानकारी नहीं थी कि किस वंश के शासन में किसने यानी महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था, उसकी कोई डेट भी नहीं है, साथ ही साथ शासक का जो नाम है वो भी नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इसकी जानकारी दें आपको कि सोलंकी वंश या गुजरात का जो चालुक्य वंश है, सोलंकी वंश है, उसका जो संस्थापक है वो मूलराज प्रथम है। राजधानी इनकी अनहिलवाड़ा रही है, और इस वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक है वो भीम प्रथम है। और इस भीम प्रथम के समय में ही 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, उसको तोड़ा फोड़ा, उसको नष्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं इनके सामंत की। तो भीम जो प्रथम है इन्हीं का जो सामंत रहा है विमल, वो आबू में दिलवाड़ा या फिर देलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिरों को भी बनवाएंगे, तो ये आप नोटेट करके रख लें। अब हम बात करते हैं पाल वंश। पाल वंश के काल में यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो हो रही है, लेकिन इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो करेगा कौन? तो 8वीं सदी में पाल वंश का शासक है धर्मपाल, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं सदी में जो है पाल वंश का जो शासक है वो धर्मपाल करेंगे, और यह जो विश्वविद्यालय है वो वज्रियान शाखा का प्रमुख केंद्र है, ये आप नोट करें। साथ ही साथ इसी के साथ में ये भी नोट कर लें कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। एक ही जगह पर आप नोट करके रखें तो ये याद रहेगा। 1293 में जब बख्तियार खिलजी इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर आक्रमण करेगा और इसे नष्ट कर देगा। आगे हम बात करते हैं सेन वंश। सेन वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो वो है सामंत सेन। आगे चलकर इसी में एक शासक होंगे लक्ष्मण सेन, उनके दरबार में थे जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी थी, और इनका जो शासन था वो संपूर्ण बंगाल में था। और
लक्ष्मण सेन के ही दरबार में जयदेव रहे हैं, हलायुद्ध है, धोई, ये लेखक थे, इनके दरबार में ये रहते थे, आश्रय प्राप्त थे। और हलायुद्ध ने ब्राह्मण सर्वस्व नामक बुक लिखी थी। इसी तरह से जो धोई हैं, जो इनके दरबार में रहते थे, उन्होंने पवनदूत नामक जो बुक है वो लिखी थी। तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो ज़रूर इन बातों को भी नोट कर लें कि सेन वंश का जो संस्थापक है वो सामंत सेन है। लक्ष्मण सेन जो आगे चल करके इस वंश में शासक होंगे, और उन्हीं के दरबार में रहते थे जयदेव। और जयदेव के अलावा हलायुद्ध नामक एक कवि है वो रहते थे, धोई नामक एक अन्य जो कवि हैं वो भी इनके दरबार में रहते थे। तो हलायुद्ध ने ब्राह्मण सर्वस्व नामक बुक लिखी थी और धोई ने लिखी है पवनदूत। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव हैं और इन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी है, ये भी आप नोटेट कर लें। शासन व्यवस्था के बारे में बात करें तो उत्तर भारत के राजवंशों की शासन जो व्यवस्था है वो पूर्णतः निरंकुश है, पर जो शासक है वो अपने मंत्रियों से सलाह भी लेते थे। सामंत प्रथा प्रचलित है, स्वतंत्र रूप से शासक के अधीन रहते हुए कार्य करते थे, और उस समय जो है ग्राम पंचायतें थी जो राजकीय हस्तक्षेप से मुक्त थी। तो इस तरह से इनकी जो शासन व्यवस्था है ये थी, इस तरह से इनका जो शासन था वो चलता था। उसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे साहित्य कला की उन्नति के बारे में। इस काल में संस्कृत भाषा में भी विभिन्न विषयों पर ग्रंथ जो हैं लिखे गए हैं, जैसे माघ का है शिशुपाल पद, और भारवी का है किरार्थ अर्जुनियम है, कल्हड़ की रास्तरंगिणी है, और जयदेव का गीत गोविंद। इससे पहले भी हम कल्हड़ की रास्तरंगिणी के बारे में हम बात कर चुके हैं। आपको ये बताना होगा कि ये किस काल का था और किस समय जो है ये कल्हड़ जो थे वो दरबार में थे, इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी लेना। और साथ ही ये इम्पोर्टेंट बात ज़रूर याद रखें आप कि जो जयदेव है वो सेन वंश के किस शासक के समय में थे, उसके उनके दरबार में थे, इन्होंने जो गीत गोविंद पुस्तक लिखी। इसके अलावा लक्ष्मण सेन के दरबार में और कौन कौन से हमने जो कवि थे, लेखक थे, वो इनके दरबार में थे, उनकी बुक्स के नाम भी हमने बताए थे आपको। वो भी अगर आप लिखेंगे तो एक साथ आपको याद रह जाएगा। और जो ये जयदेव हैं, लक्ष्मण सेन जो सेन वंश के शासक हैं, उनके दरबार में थे, गीत गोविंद नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। साथ ही साथ इनके लक्ष्मण सेन के दरबार में जैसे हलायुद्ध है, धोई नामक जो कवि हैं वो भी रहते थे। और इनकी बुक्स के नाम आप दोबारा देखना इनको, और इनके नाम, इनकी बुक्स के जो नाम है वही नोटेट करना। और यहाँ पर हम बात करेंगे सुंदर भवनों और मंदिरों का निर्माण की, जिसमें सबसे पहले है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। देखिए इस समय में भी बहुत सारे जो मंदिर हैं वो बनाए गए हैं, सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में भी बने हैं, पूर्व में भी बनाए गए हैं, पश्चिम में भी बने। तो यहाँ पर भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, ग्वालियर है, चित्तौड़ के जो दुर्ग हैं, रणथंभौर के दुर्ग हैं, और आबू पर जो है देलवाड़ा के जो मंदिर हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अब बात करते हैं लिंगराज मंदिर। देखिए ये कहाँ पर है, तो ये भुवनेश्वर जो है ये आता कहाँ है, और ये जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में आता है। यहाँ का ये सर्वश्रेष्ठ मंदिर है लिंगराज मंदिर, नागर शैली का ये बना हुआ है। अब आप सोचेंगे कि नागर शैली क्या है, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले इसकी स्थापत्य के कला के बारे में देखते हैं कि जो लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा स्थापत्य कला का संपूर्ण जो है उदाहरण है, इसमें दिखाई देगा। मंदिर का सर्वाधिक आकर्षक जो भाग है वो इसका शिखर है जो 160 फीट ऊंचा है। अगर आप नोटेट कर रहे हैं तो ज़रूर नोटेट कर लें कि जो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर उड़ीसा का है, और उड़ीसा स्थापत्य कला का संपूर्ण उदाहरण जो है इस मंदिर में दिखाई देता है। नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर है, और सर्वाधिक जो आकर्षक भाग है इसका शिखर है जो 160 फुट ऊंचा है। बात करते हैं अब यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर। देखिए पुरी, ये भी उड़ीसा के अंदर ही आता है। जगन्नाथपुरी यह मंदिर जो है वो लिंगराज मंदिर की शैली पर ही निर्मित है, यानी कि नागर शैली में ये मंदिर बना हुआ है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, ये नागर शैली के बने हुए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी उड़ीसा में ही आता है। सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और अनोखी मूर्तियों और मंडपों की सुनियोजित पिरामिड आकार की जो छत है इसलिए ये प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इन्हें ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए, बात करते हैं नागर शैली, जो मैंने आपको बताई, यानी कि मंदिरों में 3 शैलियाँ थे, यानी गुप्तोत्तर कालीन भारतीय स्थापत्य कला की जो मुख्य जो वस्तु थी वो थी मंदिर। अब मंदिर में भी 3 शैलियों में जो मंदिर थे वो बनाए जाते थे, जिसमें नागर शैली है, बैसर शैली है, द्रविड़ शैली है। अब नागर शैली क्या, यानी उत्तर भारत में हिमालय से लेकर के विंध्य तक जो ये शैली चली है वो नागर शैली है। बैसर शैली, जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों मिलकर के बनती है, वो बैसर शैली है, जो विंध्या से लेकर के कृष्णा नदी तक चलेगी दक्षिण में। और द्रविड़ शैली, जो कृष्णा नदी के दक्षिण से कन्याकुमारी और अंतरीप तक चलती है, वो कहलाती है द्रविड़ शैली। यहाँ पर नागर शैली के प्रमुख मंदिरों की हमने बात बताई, जैसे कि लिंगराज मंदिर है, जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है उड़ीसा, ये तीनों ही मंदिर फेमस मंदिर हैं जो कि उड़ीसा के हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, चित्तौड़ के जो दुर्ग हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण था वो मौर्य वंशीय शासक है चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। इसी तरह से रणथंभौर के दुर्ग हैं, उसमें भी आपने अगर देख, अभी अब मैं थोड़ी देर बाद आपको इसकी जो फोटोग्राफ्स है, कुछ चित्र हैं जो मैंने खींचे थे वो मैं आपको बताऊंगी। इसी तरह से राजस्थान के आबू पर्वत पर देलवाड़ा में सफ़ेद संगमरमर से बने हुए जैन मंदिर हैं, मैंने आपको बताया। और इससे पहले अगर आपने नोट करा हो तो गुजरात का जो शासक है, उनके जो मंत्री हैं, सामंत थे, उन्होंने इन मंदिरों को निर्माण करवाया था, उसके बारे में। और अब हम बात करें तो चित्रकला के क्षेत्र में भी खूब इस समय उन्नति हुई है। दीवारों पर पशु और पक्षियों के, वृक्षों और लताओं के सुंदर जो चित्र हैं वो बनाए गए थे। सम्राट हर्षवर्धन के बाद में उत्तर और दक्षिण भारत में इन स्वतंत्र राजवंशों का जो काल है वो वीर गाथाओं का काल था। राजनीतिक अस्थिरता होते हुए भी इस काल में जो भारतीय कला, सांस्कृतिक और साहित्य की खूब उन्नति हुई। अब हम उस रणथंभौर के जो फोटोग्राफ्स हैं जिनको मैं दिखाना चाह रही थी उसको देखते हैं। यहाँ पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये रणथंभौर के दुर्ग की फोटो है जो मैंने क्लिक की थी अपने कैमरे से। और ये खूबसूरत जो किला है उसका यह है प्रवेश द्वार, यहाँ से अंदर जाते हैं। और ये देखिए, काफ़ी सुदृढ़ जो किला है, खूबसूरत किला है। इसे आप देखें, इसकी जो बनावट है, और आज भी ये किला वैसा का लगता है। पहाड़ियों की उससे पहाड़ियों से ये ढका हुआ है, तो आसानी से इसके अंदर जाने का जो रास्ता है वो नहीं मिलता। इस तरह से ये जो किला है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये जो किला है खूबसूरत, और ये अंदर जाने का जो प्रवेश मार्ग है वो यहाँ से है। 7 जो दरवाजे हैं इसके अंदर जाने के। और ये दुर्ग जो है काफ़ी मजबूत है, और आज भी आप देखें इसके पत्थर और इसकी जो मजबूती है वो आप देख सकते हैं। तो जितने भी जो किले हैं उनके सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। अगली जो फोटो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो ये 32 खंभों की छतरी की फोटो है जो रणथंभौर के अंदर है, और इसे बनवाया था हमीर। हमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में इस 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। और जो रणथंभौर शाखा का अंतिम जो शासक है वो हमीर चौहान ही है। तो बहुत खूबसूरत ये छतरी है, 32 खंभों की छतरी है। महाराजा जो जैत्र सिंह थे उनके 32 वर्ष जो थे वो हो चुके थे, उनकी स्मृति में इस 32 खंभों की जो छतरी है उसका निर्माण करवाया है। तो ये आप देखें, काफ़ी खूबसूरत जो ये छतरी है। और यहाँ से अंदर का जाने के लिए प्रवेश द्वार है, इसमें आप देख रहे हैं लोग जा रहे हैं यहाँ से। और ये नीचे आने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, आसपास भी जो छतरियाँ हैं वो बनी हुई है। लोग अक्सर यहाँ पर इसे देखने के लिए आते रहते हैं। प्रसिद्ध यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है, और यहाँ पर आप कभी भी जाकर देखें तो आपको भीड़ ही मिलेगी, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर आपको बिल्कुल सुनसान सा लगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर देखने के लायक, जैसे कि यहाँ का मंदिर है, और यहाँ की जो गेम सेंचुरी है वो है। और ये जो 32 खंभों की छतरी है वो आज भी देखिए आप, इतने सालों से ये बनी हुई है, और ये आज भी आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। तो ज़रूर अगर आपको कभी मौका मिले तो यहाँ पर विज़िट करें, इन्हें देखें। देखिए, अगर 32 खंभों की छतरी को हम अगर साइड से देखें तो ये इस तरीके दिखाई देती है।
जितने भी किले हैं उनकी स्थापत्य कला के बारे में अगर हम बात करें तो वो बेजोड़ है और कितने सुदृढ़ तरीके से ये बनाए गए हैं जो आज तक ऐसे के ऐसे ही हमें दिखाई देते हैं। आज के इस टॉपिक में हमने उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों को पढ़ा था, उनके बारे में जानकारी ली। आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया और कितना अच्छा लगा ज़रूर आप कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।